हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे 2 मार्क्स क्वेश्चन को कवर करेंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चे 6 मार्क्स क्वेश्चन भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, बट उनको 2 मार्क्स क्वेश्चन को कवर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। मैं ट्राई करूँगी कि आपको इसी वीडियो में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे 2 मार्क्स को कवर करवा दूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शन। की लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है। लीकेज का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में से कुछ विड्रॉ हो जाना, कुछ बाहर आना। व्हेन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द वन सेक्टर इज नॉट पास टू द अनदर सेक्टर। कि जब क्या होती है कि एक सेक्टर से इनकम रिसीव तो हो जाती है, बट वो क्या है दूसरे सेक्टर में पास नहीं हो पाती। जैसे कि सेविंग्स, इम्पोर्ट एंड टैक्सेस। अब देखो, जैसे कि सपोज आप एक कंज्यूमर ने क्या करा कि इन्वेस्टमेंट करने की बजाय सेविंग कर ली। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में क्या डिफरेंस है। सपोज कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। आपने क्या करा कि उस 10,000 रुपीज़ को अपने लॉकर में सेव कर लिया, दैट इज सेविंग। सेविंग का मतलब है कि आपने उस इनकम को इकोनॉमी में आने ही नहीं दिया, सर्कुलर फ्लो में आने ही नहीं दिया। एंड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर अमाउंट को किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया। सेविंग, इम्पोर्ट एंड टैक्सेस क्या काम करते हैं, लीकेज का काम करते हैं, जिसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, ठीक है। देन है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस क्या होते हैं, इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन इनकम आउटसाइड द सर्कुलर फ्लो इन सम अनदर मैनर, विच मीन्स कि बाहर से किसी भी तरह की इनकम का आना, जिससे क्या है कि आपका सर्कुलर फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इंजेक्ट मतलब कुछ भी इकोनॉमी के अंदर आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी से इम्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हम अपना सामान बाहर वाली कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि बाहर वाले फॉरेन कंट्रीज के लोगों की इनकम हमारी कंट्री में आएगी, जिससे क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी का फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। विच मीन्स कि जो इंजेक्शंस है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे, और लीकेजेस का मतलब क्या है कि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी में। आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि बताओ कि सेविंग इंजेक्शन में आती है या लीकेजेस में आती है। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के। हमें ये पता है कि जो एमपीसी और के बीच में है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और जो एमपीएस एंड के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप। बट कई बार हमें 2 मार्क्स में एमपीसी और के के बीच में रिलेशनशिप पूछ लेते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है कि हमें ये पता है कि जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। देन जो इनकम है, इनकम किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या करा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई है, उसके दोनों साइड क्या ले लिया, डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। देन हमने क्या करा कि जो डेल्टा आई है, डेल्टा आई को एक साइड रख के, तो डेल्टा सी उधर क्या चला गया, माइनस हो गया। डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा आई। देन हमने उसके बाद क्या करा कि जो डेल्टा आई की वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया कि k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। देन हमने क्या करना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डेल्टा वाई के साथ डिवाइड कर दें। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हमारा डेल्टा वाई कट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है, एमपीसी के। हमने ये प्रूफ कर दिया कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द के एंड मल्टीप्लायर, कि जब कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप उसको सेट कर ले कि मैंने लास्ट में ये लिखा है कि हैंस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। मैंने गलती से मल्टीप्लायर लिख दिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या फिर इन्वेस्टमेंट को क्या चीज़ डिटर्मिन करती है। मेनली देयर आर 2 फैक्टर्स विच डिटर्मिन इन्वेस्टमेंट। के 2 फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को डिटर्मिन करते हैं।
फर्स्ट वन इज एमबीसी एंड सेकंड इज आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एमबीसी का मतलब क्या होता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स। जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने आएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं। एंड सेकंड है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, कि हमें पैसा इन्वेस्ट करने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। इफ़ वी बोरो मनी फ्रॉम अदर्स टू इन्वेस्ट देन वी हैव टू पे अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमें पता है कि जब हम किसी से भी पैसा उधार लेते हैं तो उसके बदले में हमें क्या पे करना पड़ता है? सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एमबीसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होते हैं। सो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। इसमें कंडीशन क्या होती है कि वो पर्सन या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री में रिसाइड कर रहा है, मतलब उसी कंट्री में वो रह रहा है, प्लस एज वेल एज की सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, प्लस उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है विच मीन्स कि उसके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स भी उसी कंट्री में लाई कर रही हैं फॉर द मिनिमम 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, एटलीस्ट वन ईयर या उससे ज़्यादा भी। सो नॉर्मल रेजिडेंट कौन हुआ कि जिसमें इंडिविजुअल भी आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी आ रहे हैं, वो उस कंट्री में रह भी रहे हैं फॉर एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 ईयर, और उनकी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी उसी कंट्री की हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिटी वैल्यू ऑफ मनी एंड मनी वैल्यू ऑफ मनी। कम्युनिटी वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है और मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? कम्युनिटी वैल्यू का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए थिंग दैट द मनी इज मेड ऑफ, कि जो आपकी मनी है जिस मेटल की बनी है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड या सिल्वर की कॉइन। गोल्ड सिल्वर की कॉइन में क्या होता है कि जिस मेटल की वो बनी हुई है, गोल्ड कॉइन में गोल्ड का मेटल यूज हो रखा है। एंड मनी वैल्यू में क्या होता है कि इट रेफर्स टू व्हाट इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और रिटन ऑन अ नोट। मनी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उस जो नोट या फिर उस सिक्के के ऊपर क्या इंस्क्राइब है। फॉर एग्जाम्पल कि 200 का नोट है, उसके अगर आप उसके ऊपर अगर 200 लिखा है तो इट मीन उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? 200 की है। आप मार्केट में 200 के नोट से कोई भी थिंग परचेज कर सकते हो जो 200 की है। सो कम्युनिटी वैल्यू क्या होगी कि वो मेटल की वैल्यू, एंड मनी वैल्यू क्या होगी कि जो उसके ऊपर इंस्क्राइब्ड है उसकी वैल्यू। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सचेंज रेट, डिफाइन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। की एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है इट रेफर्स टू द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ अ करेंसी। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है कि जो हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में जब एक्सचेंज करवाते हैं तो बदले में हमें कितने यूनिट्स देनी पड़ती है। इट रेफर्स टू द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सचेंज विद द नंबर ऑफ अ यूनिट ऑफ अनदर कंट्री, की जब हम एक्सचेंज कराते हैं तो बदले में हमें कितनी यूनिट्स देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसके दो टाइप्स है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा एक्सचेंज रेट होता है? जो गवर्नमेंट ने ही फिक्स करा होता है, मीन्स गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि सपोज कि हमने $1 के बदले 55 रुपीज़ देने हैं, तो वो क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट। एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जो शफल होती रहती है, जिसमें क्या है कि एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ करेंसीज, कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई हो रही है करेंसीज की, उस अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट सेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है। इस वजह से जो क्या है करेंसीज की जो प्राइसेस है वो अप डाउन होते रहते हैं। सो ये था हमारा एक्सचेंज रेट, विच इसमें क्या था? एक फिक्स्ड एंड एक फ्लेक्सिबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होता है और एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड क्या होती है? इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ होता है जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इक्वल होती है। और एक्सेस डिमांड में क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है डिमांड का ज़्यादा होना, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डिमांड का कम होना। तो एक्सेस डिमांड में क्या आएगी? एडी ज़्यादा होगी और एएस कम होगी, मीन्स लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। जब डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइसेस अप होते हैं। और डेफिसिट डिमांड में क्या होता है कि डिमांड की कमी होना,
कि डिमांड कम है बट सप्लाई ज़्यादा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब लोग डिमांड नहीं कर रहे बट सप्लाई ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम या प्रॉफिट पे डिपेंड होती है, विच मीन्स कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, अगर वो प्रॉफिट की रेट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट ही होता है। सो इसलिए इसका कर्व क्या बनता है, 45 डिग्री बनता है कि अगर आपकी प्रॉफिट और इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड है अपनी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट, जो इनकम या प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होती। और ये जनरली किसके द्वारा करी जाती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा करी जाती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट या इनकम के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। अगर उसने जितनी इन्वेस्टमेंट सोचा, अगर उसने सोशल वर्क के लिए करनी है तो उतनी इन्वेस्टमेंट उसने करनी है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन दी इनकम और द रेट ऑफ प्रॉफिट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं। जैसे पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, मतलब पार्शियलिटी करना, एक सिंगल यूनिट की बात करना। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म और अ इंडस्ट्री। एंड जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इट रेफर्स टू द पोजीशन इन विच ऑल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी आर इन इक्विलिब्रियम, जिसमें सारे सेक्टर्स के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंटायर इकोनॉमी, ये किसमें यूज होता है, मैक्रो में। पार्शियल क्या होता है, एक सिंगल यूनिट के इक्विलिब्रियम की बात करना। और जनरल में क्या होता है कि इंटायर इकोनॉमी जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पार्शियल मतलब एक सिंगल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम, यार